भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागोर आ राजपट भूख अनोखड़ी मरे छुटे चितौड़। प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मालदेव। शासक का क्या नाम है? मालदेव। और मालदेव कब से कब तक शासन करेगा? तो 1532 से 1562 तक। कब तक शासन करेगा? 1532 से 1562 तक। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि मालदेव है कौन। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मालदेव साम्राज्यवादी नीति का शासक है। नीति का शासक है, यानी कि मालदेव अपने राज्य की सीमा पूरे भारत तक फैलाना चाहता है। सबसे मोटी बात तो है ये कि मालदेव साम्राज्यवादी नीति का शासक है। उसके बाद हम जाने तो मालदेव के मतलब किसका पुत्र है या पिता का क्या नाम है? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मालदेव अपने पिता राव गंगा की हत्या कर मारवाड़ का शासक बनता है। तो पिता का क्या नाम हो जाएगा? राव गंगा। राव गंगा। पिता का नाम जान लिया तो माता का नाम, क्योंकि ये राठौड़ वंश का महत्वपूर्ण शासक है इसीलिए इसके माता पिता का नाम हमें पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, माता का क्या नाम है? पद्मा देवी। ठीक है, ये पद्मा देवी है। ये कौन है? सिरोही का जो शासक था ना, सिरोही शासक जगमाल देवड़ा की पुत्री। सबसे बड़ी बात है कि पिता का क्या नाम है तो हमें पता होना चाहिए राव गंगा, पिता का नाम है। दूसरी बात, माता क्या नाम है तो हमें पता है माता का नाम है पद्मा देवी। तीसरी बात, राम मालदेव की माता जो किसकी पुत्री थी? तो सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। अब हमें यह जानना जरूरी है कि मालदेव है ना तो अपने पिता की हत्या कर शासक बना था। ठीक है, अपने पिता राव गंगा की हत्या करके मारवाड़ का शासक बना। अब अगर कोई व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर देता है किसी वंश में तो वो क्या कहलाएगा? पितृहंता। तो यानी कि मारवाड़ का प्रथम पितृहंता पूछे तो मालदेव। तो क्या हो जाएगा? मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला पितृहंता शासक कौन हो जाएगा? अपने मालदेव मारवाड़ के प्रथम पितृहंता शासक बन जाएगी। तो इतनी बात तो याद रह जाएगी कि मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कौन हो जाएगा? मालदेव। और माता का नाम पद्मा देवी, पिता का नाम राव गंगा। उसके बाद अपने पिता की हत्या कर शासक होना था, इसीलिए क्या कहलाया? पितृहंता कहलाया। तीसरी बात ये याद रखना, राव गंगा ने जब राणा सांगा की खानवा के युद्ध में सहायता की थी उस समय मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया था? गंगा स्वयं नहीं गया था युद्ध के अंदर, तो मारवाड़ की सेना का नेतृत्व यानी कि खानवा युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, नेतृत्व किया।
यानी कि जो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, 17 मार्च 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर राव गांगा ने तो सैनिक सहायता की थी राणा सांगा की, ठीक है, लेकिन मारवाड़ की जो सेना से सहायता कर रहा है राव गांगा, उस सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो गांगा के पुत्र मालदेव ने इस सेना का नेतृत्व किया था। यानी कि यही था, मालदेव ही था, मालदेव ने ही सांगा को घायल अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर किया था। याद रखना, सांगा को घायल अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर किया। यानी कहने की बात यह है कि मालदेव ने राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर किया था। यानी कि राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर करने वाला शासक कौन हो जाएगा? तो राव मालदेव हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये तो इतना तो हो गया, नॉर्मल सी बात है, राणा सांगा को युद्ध भूमि से बाहर कर रहा है, खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहा है, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता शासक है, पिता का नाम राव गांगा है, माता का नाम पद्मा देवी, साम्राज्यवादी नीति का शासक है। उसके बाद अपने पिता की हत्या करके शासक बना था, और इनकी माता जो शिरोई के जन्माल देवड़ा की पुत्री है, ठीक है। यहां तक तो हो गया। इसके बाद देखते हैं मालदेव जब शासक बना था, इसके पास दो ही प्रश्न थे। मालदेव का राज्याभिषेक मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था। उस समय मालदेव के पास दो परगने थे, ठीक है, दो परगने थे। यानी कि जब राव गांगा विनम्र स्वभाव का शासक था, मैंने बताया था, उस समय सभी सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते। तो जब ये शासक बना था, दो ही परगने थे, एक तो जोधपुर था, जोधपुर तो होना ही था, वहां पर इनका राज था जोधपुर, और एक था सोजत। सोजत कहां पर पड़ता है? पाली के अंदर। ये दो परगने मालदेव के पास थे। कालांतर में मालदेव अपने जीवन में, यानी कि कालांतर में मालदेव 58 परगने, कितने परगने? 58 परगने वह 52 युद्ध जीता था। यानी कि मालदेव ने अपने शासन में कितने परगने जीते थे या कितने परगने कर लिए थे? तो 58 तो परगने कर लिए थे। कितने? 58, और 52 युद्ध जीते थे मालदेव ने टोटल। तो 52 युद्धों का विजेता कौन हो जाएगा? मालदेव। अगर क्वेश्चन आ जाए 52 युद्धों का विजेता कौन है, तो क्या कहोगे? 52 युद्धों का विजेता है जो मालदेव है। उसके बाद अगर पूछेगा भी कितने परगने थे मालदेव के पास अपने शासन में, तो कुल 58 परगने थे। उसके बाद फारसी इतिहासकारों ने फारसी इतिहासकार जो इसे हसमत वाला राजा कहते हैं। कौन सा राजा? हसमत वाला शासक। फारसी इतिहासकार कौन होते हैं? जैसे अबुल फजल हो गया, बदायूं हो गया, निजामुद्दीन हो गया। ये जो इतिहासकार है, ये क्या कैसे कहते हैं? इसे हसमत वाला राजा। हसमत वाला राजा का अर्थ ये थोड़ी, हसमत वाले राजा का अर्थ क्या है? यानी कि शक्तिशाली शासक है, शक्तिशाली
शासक। हसमत वाले राजा का अर्थ क्या है? शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक। ये मत समझ लेना भी ज्यादा हंसता था इसलिए हसमत वाला शासक कह दिया, नहीं सर्वाधिक सॉरी सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था इसीलिए इसे क्या कहा गया? हसमत वाला शासक है। उसके बाद बदायूं में कुछ कहता है इनके लिए, यह बिठा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ये याद रखना, फारसी इतिहासकार ने हसमत वाला शासक कहा था। मालदेव के राज्याभिषेक के समय 2 परगने थे, जोधपुर और सोतपाली का। उसके बाद कालांतर में मालदेव ने 58 परगने जीते और 52 युद्ध जीते थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बदायूं में अबुल फजल ये क्या कहते हैं। पहले देखते हैं अबुल फजल। अबुल फजल यानी कि अबुल फजल ने मालदेव के बारे में क्या कहा है, ये बात जान लो। अबुल फजल कहता है मालदेव है जो हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, यानी कि हिंदुस्तान का हिंदुस्तान में सबसे शक्तिशाली शासक बताया, यानी कि हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया है? तो मालदेव, अबुल फजल ने मालदेव को बताया। उसके बाद आता है बदायूं में। बदायूं में क्या कहता है मालदेव को? मालदेव को महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा है बदायूं में, ठीक है, महान राजकुमार। यानी कि बदायूं में क्या कहता है मालदेव के बारे में? यह कहता है कि मालदेव भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार है। ये बात कौन कह रहा है? बदायूं में कह रहा है, ठीक है। और अबुल फजल ने क्या कहा? हिंदुस्तान के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक बताया, किसे? इसे मालदेव को। फरिश्ता भी यही बात कहता है। फरिश्ता क्या कहता है? यानी कि मालदेव है, मालदेव हिंदुस्तान का शक्तिशाली शासक है। ये बात कौन कह रहा है? फरिश्ता का शक्तिशाली शासक है। ये बात कौन कह रहा है? फरिश्ता। यानी कि 3 इतिहासकार। अबुल फजल क्या कह रहा है? हिंदुस्तान में राजाओं में सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया था? मालदेव को। बदायूं ने क्या कहा? महान पुरुषार्थी राजकुमार हिंदुस्तान का। उसके बाद फरिश्ता क्या कह रहा है? हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक कब? मालदेव को बता रहा है। ये 3 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मालदेव के समकालीन शासक कौन कौन आए थे। समकालीन शासक, समकालीन शासक, ये अपना मालदेव हो गया, ठीक है, मालदेव। और ये अपना जोधपुर का क्षेत्र है, यानी मालदेव को जोधपुर में कैद कर दिया। उसके बाद दिल्ली में देखते हैं मालदेव के समकालीन कौन आएंगे? 2 आएंगे। एक तो आएगा हुमायूं, बाबर का पुत्र हुमायूं। दूसरा आएगा शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी बोलते, ठीक है। उसके बाद बीकानेर में कौन आएगा? बीकानेर में कौन है? बीकानेर में आएंगे जैत सिंह। शासक का क्या नाम है? जैत सिंह, कल्याण के पिता जैत सिंह। उसके बाद अपने मेड़ता में कौन है? मेड़ता वीरमदेव,
वीरमदेव राव बुद्धा के पुत्र। ठीक है, उसके बाद अपने इसके समकालीन जालोर में कौन था? जालोर में सिकंदर खान। सिकंदर खान किसके समकालीन है? मालदेव के समकालीन है। उसके बाद नागौर में कौन आएगा इनके समकालीन? नागौर में मालदेव के समकालीन है दौलत खान। शासक का क्या नाम है? दौलत खान। उसके बाद सिवाना में इनके समकालीन कौन आएगा? सिवाना में कौन है? सिवाना में जो समकालीन शासक का नाम है, सिवाना में डूंगर सिंह। ठाकुर डूंगर सिंह। भद्राजोन में इनके समकालीन कौन है? भद्राजोन में इनके समकालीन शासक का नाम है वीरा सिंघल। भद्राजोन में ये इनके समकालीन है। उसके बाद क्या बच गया? जैसलमेर कौन आ जाएगा? जैसलमेर लूणकरण। समकालीन कौन आ जाएगा? जैसलमेर में इनके समकालीन आ जाएंगे लूणकरण। ये समकालीन शासक है मालदेव की। हम देखेंगे दिल्ली में कौन कौन आएंगे? हुमायूं और शेरशाह सूरी इनके समकालीन है दिल्ली के अंदर। उसके बाद बीकानेर में कौन आएगा? जैत सिंह। और मेड़ता में कौन आएगा? तो वीरमदेव मेड़ता में आ जाएंगे। जालौर में कौन आएगा इनके समकालीन? तो सिकंदर खान जालौर के अंदर है। नागौर के अंदर कौन है? दौलत खान है। और सिवाना में कौन है? ठाकुर डूंगर सिंह सिवाना में है। और भद्राजोन में कौन है? वीरा सिंघल भद्राजोन में है। जैसलमेर में कौन है? लूणकरण जैसलमेर। ये तो है इनके समकालीन शासक। अब हम देखेंगे कि मालदेव ने किस शासक पर कब आक्रमण किया। पहली बात तो याद रखना, मालदेव का आक्रमण का कारण कौन सा रहेगा? साम्राज्यवाद नीति। छोटे मोटे कारण तो होते ही हैं, लेकिन मेन कारण कौन सा? साम्राज्यवाद की नीति इसका मेन कारण है। पहले हम देखें भद्राजोन का आक्रमण। कौन सा? भद्राजोन आक्रमण। ये आक्रमण होगा कब? 1532 में। याद रखना मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? याद रखना भाई, मालदेव का राज्याभिषेक दिमाग से निकल गया था। राज्याभिषेक कब होता है? 5 जून 1532 को होता है सोजतपाली के अंदर। सोजतपाली में मालदेव का राज्याभिषेक हुआ था। मालदेव का राज्याभिषेक जोधपुर में नहीं हुआ था, ये याद रखना। 1532 में भद्राजोन पर आक्रमण करता है। भद्राजोन का शासक कौन है? शासक वीरा सिंघल। लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ का जो प्रशासक है मालदेव, यहाँ का प्रशासक अपने पुत्र रतन सिंह को बनाता है। ठीक है, याद रखना, रतन सिंह को बनाया। यानी कि मालदेव का भद्राजोन का आक्रमण है। और मेन विशेष बात कौन सी है? यह है जो मालदेव का प्रथम आक्रमण था। ठीक है, मालदेव का प्रथम आक्रमण, ये बात मेन है इसके अंदर। ठीक है, मालदेव का प्रथम आक्रमण, यानी कि वीरा सिंघल पर मालदेव भद्राजोन में प्रथम आक्रमण करेगा। 1532 के अंदर करेगा। यह बात आपको याद रखनी है। मेन याद रखने वाली बात क्या है? मालदेव का प्रथम आक्रमण कौन सा आक्रमण था? भद्राजोन का आक्रमण। और मालदेव ने यहाँ का जो प्रशासक नियुक्त किया था वो अपने पुत्र को नियुक्त किया था। उसके बाद मालदेव का आता है नागौर आक्रमण।
नागौर आक्रमण। ये जो आक्रमण है इसे हीराबाड़ी का युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध? हीराबाड़ी युद्ध। कब होता है? 1533 के अंदर। नागौर का शासक कौन है? दौलत खान। मालदेव दौलत खान पर आक्रमण क्यों कर रहा है? एक तो साम्राज्यवादी नीति का शासक है, और इसका दूसरा कारण कौन सा? दूसरा कारण ये था कि दौलत का है ना, ये मेड़ता पर आक्रमण करता है। मेड़ता पर आक्रमण, यानी कि दौलत खान ने मेड़ता पर आक्रमण किया था, और इसी कारण मालदेव ने दौलत खान पर आक्रमण कर इसे पराजित कर लिया और नागौर पर अधिकार कर लेता है। कौन? मालदेव। तो दो आक्रमण हमारे कंप्लीट हो गए। दो तो हमने पढ़ दिया, एक तो भद्राद्रुम वाला मालदेव का, और एक नागौर वाला। नागौर में दौलत खान के बारे में हमने पढ़ दिया। ये याद रखना कि मालदेव का प्रथम आक्रमण कौन सा था? तो मालदेव का प्रथम आक्रमण जो था वो भद्राद्रुम का आक्रमण था। ये याद रखना बस। उसके बाद हम देखते हैं, नागौर का देख लिया, जालौर का आक्रमण। जालौर का शासक कौन है? शासक है सिकंदर खान। शासक का क्या नाम है? सिकंदर खान। यहां मालदेव क्यों आक्रमण कर रहा है जालौर पर? सिकंदर खान है, इसने मालदेव को मारने का प्रयास किया। मालदेव को मारने का प्रयास किया, यानी कि सिकंदर खान ने मालदेव को मारने का प्रयास किया। अगर अब मालदेव को कोई मारने की कोशिश करे तो मालदेव को पता चल जाए तो मालदेव क्या करेगा? तो मालदेव ने इस पर आक्रमण कर इसे भी सटा दिया, यानी कि जालौर वाला भी खत्म, जालौर भी मालदेव के अधिकार में आ गया। उसके बाद मालदेव ने किया था मेड़ता पर आक्रमण। मालदेव ने अपने भाई को नहीं बख्शा था। मेड़ता आक्रमण। वीरमदेव ने कहा था भाई मेरे पे क्यों आक्रमण कर रहा है? तो चाचा ताऊ के लड़के हैं। मालदेव ने कहा साइड हट जा, एक बार मुझे साम्राज्य विस्तार करना है। तो मेड़ता का शासक कौन था? वीरमदेव। आक्रमण का कारण क्या है? आक्रमण का कारण क्या था? इनके मध्य एक मतलब लड़ाई चल रही थी, दरिया जोशी हाथी को लेकर। इस हाथी के लिए इन दोनों के मध्य लड़ाई चल रही थी। एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये था कि वीरमदेव ने अजमेर पर अधिकार कर रखा था। तो मालदेव कह रहा था भाई अजमेर मुझे दे दे। दो कारण। तीसरा कारण आपको बताइए, मालदेव की साम्राज्यवादी नीति। ये कारण हो गया। ये तो मालदेव के कारण थे इस पर आक्रमण करने के। ये मालदेव के इस पर आक्रमण करने के कारण थे, इसलिए मालदेव ने इस पर आक्रमण किया। आक्रमण के बाद वीरमदेव कहां चला जाता है? कछुआओं की शरण में जाता है। पहले तो कहां जाता है? कछुआओं की शरण में चला जाता है। एक मिनट में मोबाइल पर चार्जर लगा दूं, मोबाइल डाउन हो गया। तो आप याद रखना भी वीरमदेव कहां चला गया था? पहले कछुआओं की शरण में जाता है। वीरमदेव पहले कछुआओं की शरण में चला जाता है। उसके बाद रणथंभौर के
हाकिम के सहायता से शेर शाह सूरी की शरण में जाता है। किसकी सहायता से? रणथंभौर के हाकिम की सहायता से। और किसकी शरण में? शेर शाह सूरी की शरण में। ये बातें याद रखना वीरमदेव की। वीरमदेव शेर शाह सूरी की शरण में चला जाता है रणथंभौर के हाकिम की सहायता से। चलो विचार से बताते हैं। पहले तो कछुओं के पास जाता है, उसके बाद यहाँ पर मेड़ता प्राप्त करने के असफल प्रयास करता रहता है। यहाँ पर इसकी रोटी नहीं गलती है तो कहां चला जाता है? रणथंभौर के हाकिम, रणथंभौर के हाकिम, रणथंभौर के हाकिम की सहायता से, हाकिम की सहायता से शेर शाह सूरी की शरण में। ठीक है, याद रखना, शेर शाह सूरी की शरण में। यानी कि वीरमदेव पहले तो कछुओं के पास चला जाता, वहां से असफल प्रयास करता रहता मेड़ता को प्राप्त करने के, लेकिन वहां इसकी पार नहीं पड़ते। उसके बाद यह क्या करता है? उसके बाद यह है रणथंभौर का जो हाकिम था उसकी सहायता से शेर शाह सूरी से मुलाकात करता है और मालदेव पर आक्रमण करने के लिए शेर शाह सूरी को प्रेरित करता है। कौन करता है? तो वीरमदेव। ठीक है, ये हो गया। तो हमने कौन सा पढ़ दिया? भद्रासन पढ़ दिया, नागौर पढ़ दिया, जालौर पढ़ दिया और मेड़ता पढ़ दिया। सिवाना, कौन सा आक्रमण? सिवाना आक्रमण। सिवाना आक्रमण कब करेगा? सिवाना पर 20 जून 1538। 20 जून 1538 पर सिवाना पर आक्रमण किया। शासक कौन था सिवाना का? शासक पूछे तो कौन होगा? ठाकुर डूंगर सिंह। ठाकुर डूंगर सिंह। ठाकुर का क्या नाम है? डूंगर सिंह। ये सिवाना का शासक है। यहां पर सिवाना पर आक्रमण क्यों किया? जब मालदेव ने नागौर पर आक्रमण किया था उस समय सिवाना के शासक से सहायता मांगी थी और सिवाना के शासक ने सहायता देने से मना कर दिया था। इसी कारण सिवाना पर आक्रमण करता है, डूंगर सिंह को पराजित करता और यहाँ का जो प्रशासक है, प्रशासक किसे नियुक्त करेगा? तो प्रशासक यहाँ का नियुक्त किया था देवा मांगलिया को। ठीक है, देवा मांगलिया। याद रखना, यहाँ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? महादेव ने। कहाँ का? सिवाना का। तो किसे? देवा मांगलिया को यहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था। ये तो हो गए ये यहाँ के छोटे मोटे ये अभियान। उसके बाद हम देखेंगे मालदेव का मेवाड़ के साथ क्या संबंध है। मेवाड़ के साथ संबंध है। मेवाड़ के साथ संबंध किसके? मालदेव। ये देखते हैं मेवाड़ के साथ मालदेव के क्या संबंध है। पहली बात तो ये याद रखना, पहली बात कौन सी? 1533-34। इस समय मेवाड़ पर आक्रमण होता है किसका? बहादुर शाह का। गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण होता है। इस समय शासक कौन है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। और सरंगसी का आक्रमण भाई विक्रमादित्य। तो इस आक्रमण के समय विक्रमादित्य की सहायता की थी। सहायता की किसने? मालदेव ने। पहली बात तो 1533-34 में जो बहादुर शाह जफर की जो आक्रमण हुआ था उसमें मालदेव ने विक्रमादित्य की सहायता की थी। दोनों बारी, जफर 2 बार आता है, दोनों बारी सहायता करता है। दूसरी बात क्या याद रखनी है? दूसरी बात ये, विक्रमादित्य के बाद बनवीर यहाँ का शासक बनता है। विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ का शासक बनेगा बनवीर। तो बनवीर पर आक्रमण करेगा उद्देश्य 1540 के अंदर। कब? 1540। क्या बोलते हैं? मावली का युद्ध। मावली का युद्ध।
ये युद्ध किसके मध्य होता है? उदय सिंह वर्सेस बनवीर इनके मध्य युद्ध होता है और इसमें सहायता की थी, ठीक है, मालदेव आया था। मालदेव ने उदय की सहायता की थी किसमें? मावली के युद्ध में 1540 में, और बनवीर को यहां से मारकर भगा दिया था। इससे खुश होकर मालदेव को उदय सिंह ने बसंत राय हाथी दिया था, बसंत राय। तो मालदेव के हाथी की दो बात आ गई, एक तो वीरमदेव और मालदेव के मध्य झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? तो दरिया जोशी हाथी को लेकर। उसके बाद मावली के युद्ध में सहायता करने से खुश होकर उदय सिंह ने कौन सा हाथी दिया था मालदेव को? तो बसंत राय हाथी दिया था। उसके बाद मालदेव की उदय सिंह की अनबन हो जाती है किस बात को लेकर? पाली के पास, पाली खेरवा ठिकाना था, ठीक है, खेरवा। इसकी दो पुत्री थी, एक का नाम था सवरूपदेव की शादी किसके साथ थी? मालदेव के साथ। सवरूपदेव की शादी हो चुकी थी मालदेव के साथ। एक सवरूपदेव की बहन थी, जिसे झाला रानी कहते हैं, ठीक है, झाला रानी। एक बार मालदेव अपने ससुराल गया हुआ था और मालदेव को ये जो इसकी साली है ये पसंद आ जाती है, सवरूपदेव की बहन। तो मालदेव इससे भी शादी जताने की इच्छा जाहिर करता है। इस बात से ना तो सवरूपदेव खुश है और ना ही इसके पिताजी खुश है। तो सवरूपदेव का पिताजी है जिसका नाम है जैत सिंह क्या करता है? चोरी छुपे इस झाला रानी की शादी किससे कर देता है? उदय सिंह से, ठीक है। शादी किससे करती? चोरी छुपे उदय सिंह से। कुंभलगढ़ दुर्ग में ये शादी हुई थी, इस बात से नाराज हो गया था मालदेव, ठीक है। इस बात से उदय सिंह और मालदेव के बीच में अनबन रहती थी। अब उदय सिंह इस बात का फायदा उठाने को तैयार रहता था कि मालदेव पर कौन आक्रमण करे और मैं उसकी सहायता करूं। तो एक तो बात ये याद रखना, जब झाला रानी की शादी हुई थी ना, तो सवरूपदेव ने तोहफे में कुछ गहने देने की कोशिश की थी, लेकिन जो गहने वाला डिब्बा था वो तो वही रह गया और एक और डिब्बा झाला रानी को दे दिया। जब उस डिब्बे को खोला तो उसके अंदर इनकी कुल देवी नागनेची माता की एक काष्ठ की प्रतिमा थी और उसका आदर सम्मान किया था उदय सिंह जी ने, और मेवाड़ में नागनेची माता का मंदिर बनवाया। तो अब आप याद रखना भी, उदयपुर में जो नागनेची माता का मंदिर है वो यहाँ कैसे आया? तो इस वजह से यहाँ पर वो मंदिर आया। तो यहाँ इनके मध्य अनबन हो गई। अब उदय सिंह के बीच जो कहानी है वो समझाता हूँ आपको, मेन इसको बिठा दो, ठीक है। बसंत राय आते हैं। अब अनबन तो आप समझ गए किस बात को लेकर है? झाला रानी को लेकर है, जो सवरूपदेव की बहन है। अब उदय सिंह वर्सेस हाजी खान पठान। इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम है हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का युद्ध। होता कब है? 24 जनवरी 1557 को यह युद्ध होता है। ये युद्ध क्यों होता है? हाजी खान की एक पासवान थी, पासवान याद रखिए जो भी है, उसका नाम था रंग राय। पहले तो हाजी खान ने इस रंग राय को उदय सिंह को देने का वचन दे दिया था। उसके बाद हाजी खान इस बात से मुकर जाता है। इससे नाराज होकर उदय सिंह ने हाजी खान पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में हाजी खान की सहायता कौन करता है? मालदेव सहायता क्यों कर रहा है? पहले तो मालदेव उदय सिंह की सहायता कर रहा था, तो अब ऐसी क्या बात हो रही है? मालदेव हाजी खान की सहायता कर रहा है। तो वही झाला रानी वाली बात, सवरूपदेव की बहन उस बात से नाराज था, उसका बदला लेना चाहता था। इसमें उदय सिंह की पूरी तरह से हार हो जाती है। ये बात आप याद रखना। मालदेव का मेवाड़ के साथ जो संबंध था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे बीकानेर वाला। यानी कि मालदेव के समय बीकानेर का शासक कौन था?
ने। शासक कौन है यहाँ पे सुने? जैतसी शासक है, ठीक है। मालदेव बीकानेर पर आक्रमण क्यों कर रहा है? आक्रमण का एक ही कारण है, साम्राज्यवाद नीति। साम्राज्यवाद नीति। जय सिंह ने पूछा भी था मालदेव को भी, आप आक्रमण क्यों कर रहे हो? हम तो एक ही दादा परदादा की औलाद हैं। उसकी बात नहीं मानकर मालदेव का एक ही बात है कि मुझे मेरा साम्राज्य बढ़ाना है, इसलिए मैं आक्रमण करूंगा, आप तुम तैयार हो जाओ। तो जय सिंह क्या करता है? कल्याणमल, जय सिंह का पुत्र का क्या नाम था? कल्याणमल को सिरसा भेज देता है, सिरसा पूरे परिवार के साथ, ठीक है। अपने पूरे परिवार के साथ कल्याणमल को तो सिरसा भेज दिया, क्योंकि युद्ध में मृत्यु हो या क्या हो पता नहीं। पर इनके मध्य जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का नाम था पाहेवा या फिर साहिबा का युद्ध। और ये युद्ध होता कब? 1541। किस किस के मध्य होता है? मालदेव और वर्सेस जैत सिंह। जैत सिंह इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, कौन से युद्ध में? पाहलवा के युद्ध में। और इस युद्ध में मालदेव ने खुद नहीं आया था। इस युद्ध में जिसको भेजा था उनके इसके दो सेनापति थे, मालदेव नहीं था इस युद्ध में। सेनापति का क्या नाम है? जेता व कुंपा को क्या किया था? युद्ध के बाद बीकानेर का प्रशासक बना दिया था, ठीक है। प्रशासक, बीकानेर का प्रशासक बना दिया। उसके बाद कल्याणमल को जब ये बात पता चली कि इसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला गया था, ठीक है। सिरसा से सीधा दिल्ली। यानी कि कल्याणमल शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है और बीकानेर पर अधिकार किसका? अब वर्तमान में मालदेव का। और बीकानेर का प्रशासन मालदेव ने किसे नियुक्त कर दिया था? तो कुंपा, ये इसका सेनापति था, जेता हुआ कुंपा। अब शेरशाह सूरी की जो कहानी है वो देखो। अब कल्याणमल भी शेरशाह सूरी की शरण में और वीरमदेव भी शेरशाह सूरी की शरण में, तो दोनों ने शेरशाह सूरी को प्रेरित करना शुरू कर दिया था। शेरशाह सूरी एक अफगान सेनापति था, ठीक है, अफगान था। और शेरशाह सूरी है जो 5 जनवरी 1544 में आक्रमण करेगा। किस पर करेगा? मालदेव पर, जिसे हम जैतारण का या गिरी सिमर का युद्ध कहते हैं। उससे पहले हम पढ़ेंगे मालदेव व हुमायूं के संबंध। मालदेव व हुमायूं के संबंध, हुमायूं के संबंध। इनके मध्य क्या संबंध है? हुमायूं जब दिल्ली का शासक बना था, कब? उसकी बाबर की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बनता है। और हुमायूं पर, दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं। इस पर 2 आक्रमण करता है। कौन? शेरशाह सूरी। एक तो बोलते हैं चौसा का युद्ध 1539 और एक हम बिलग्राम का युद्ध बोलते हैं, बिलग्राम युद्ध। ये युद्ध को बोलता है 17 मई 1540 को। इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है और दिल्ली का शासक है जो कौन बन जाता है? शेरशाह सूरी। हार के बाद हुमायूं राजस्थान से जा रहा था, ठीक है। तो मालदेव ने हुमायूं से कहा था, मालदेव कहता है कि हम तुम्हारी सहायता कर देते हैं, तुम हमारे पास आ जाओ, एक बार बीकानेर ले लो, बीकानेर हमारा ही है, और उसके बाद समय के अनुसार हम शेरशाह सूरी पर आक्रमण कर देंगे। लेकिन मालदेव की बात सुनता नहीं है हुमायूं, और कहां चला जाता है? ये मालदेव कहता है कि मैं सिंध के राजा की सहायता से गुजरात पर आक्रमण करूंगा, मेरे भाई मेरे साथ है, ये कहकर यहाँ से चला जाता है। उसके बाद गुजरात पर तो हुमायूं की पार नहीं पड़ती है। उसके बाद जब हुमायूं वापस आता है ना, तब इसे याद आती है मालदेव की। ये सोचता कि मालदेव ने हमें कहा था
कि हम तुम्हारी शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता करेंगे। तो मालदेव को हम अजमा कर देखते हैं, ये सोचता है हुमायूं। उसके बाद जोधपुर में जोगी तीर्थ नामक स्थान, जोगी तीर्थ, इस स्थान पर हुमायूं रुकता है। जोगी तीर्थ नामक स्थान पर हुमायूं रुक जाता है और उसके बाद मालदेव के पास सहायता के लिए अपने 3 दूत भेजता है। एक का नाम है मीर समन, पहला दूत था जो उसका नाम क्या था, मीर समन, और दूसरा इसका दूत था उसका नाम था रायमल सोनी, रायमल सोनी, और तीसरा इसका दूत था उसका नाम था अतका खान, अतका खान। ये 3 दूत भेजता है किस किस शरण में, मालदेव की शरण में सहायता के लिए। ये 3 दूत जब मालदेव के शरण में जाते हैं तो मालदेव इन्हें सहायता का आश्वासन भी देता है और यह भी कहता है कि मेरा जो बीकानेर वाला ग्रुप है वो आप ले लो, कुछ समय वहां रुक जाओ, अभी स्थिति थोड़ी डाउन है, जैसे भी हमें लगेगा कि अनुकूल स्थिति आ गई तो हम तुम्हारे साथ होंगे और शेरशाह सूरी पर आक्रमण करते हैं। ये बात इन तीनों दूतों को कौन कहता है, मालदेव कहता है। ये वापस हुमायूं के पास जाते हैं। हुमायूं इनसे पूछता है कि क्या कहा मालदेव ने, तो ये वही बात बताते दोबारा, मालदेव ने ये कहा था कि हम तुम्हें बीकानेर दे देंगे और सैनिक सहायता भी दे देंगे। तो इस समय हुमायूं जो है कि किताबें पढ़ता था, और किताबों पढ़ने वालों का जो होगा दोस्त वो भी किताबों वाला ही होगा। तो इसका लाइब्रेरियन एक दोस्त था, उसका नाम था मुल्ला सुर्ख, मुल्ला सुर्ख। ये किसका दोस्त है, हुमायूं का दोस्त है। हुमायूं का दोस्त है तो मुल्ला सुर्ख से हुमायूं पूछता है, बोले क्या करें। मुल्ला सुर्ख ने इनसे पूछा और कोई भी वहां आया हुआ था, तो इन्होंने कहा हाँ आया हुआ था, और भी दूत आए हुए थे। बोला कौन, बोला शेरशाह सूरी के दूत थे। तब मुल्ला सुर्ख ने कहा कि मालदेव ने शेरशाह सूरी के दूत को क्या कहा, तो ये बताते हैं कि हमें नहीं पता, वो अलग रूम में मुलाकात करते और हम अलग रूम में मुलाकात करते, हमने उन्हें देखा जरूर था, बस इतनी बात ये कहते। तो मुल्ला सुर्ख हुमायूं से कहता है कि हम यहाँ से चलते हैं सिंध की ओर, मालदेव हमें मरवाने की कोशिश कर रहा है। हुमायूं पूछता भी ऐसी क्या बात, कि मैंने इसकी हिस्ट्री देखी है, इसने अपने भाई चाचा अड़ोस पड़ोस किसी को नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत की दूंगी, हमें क्यों सहायता कर रहा है। ये ये मालदेव शेरशाह सूरी की सहायता करेगा, हमें पकड़वाएगा। और अविश्वास के कारण हुमायूं सिंध चला जाता है। सिंध में सोडावस के शासक थे वीर शाह सोडा, वहीं रहता है और उन्हीं के दुर्ग में रहता है, वहीं अकबर का जन्म होता है। अब मेन बात इससे क्या निकल कर आती है, अगर हुमायूं और मालदेव आपस में दोस्ती कर लेते तो जो संबंध मान सिंह और अकबर के मध्य राजपूत संबंध बड़े थे वो संबंध अभी स्थापित हो जाते। दूसरी बात ये दोनों मिलकर अफगान शक्ति को समाप्त कर देते, यानी कि इनकी अबूझ के कारण यह सब हो गया। तो हुमायूं तो वहां चला गया, लेकिन शेरशाह सूरी को पता चला कि मालदेव हुमायूं की सहायता करने की कोशिश कर रहा है, तो शेरशाह सूरी क्या करता है, मालदेव पर आक्रमण करता है। और उस आक्रमण को हम क्या कहते हैं, गिरी सुमेर का युद्ध कहते हैं, ये याद रखना। उस आक्रमण को क्या नाम दिया है, गिरी सुमेर का युद्ध, और उसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि जेतारण पाली में वो युद्ध हुआ था। बीकानेर का प्रशासक किसे नियुक्त करता है, कुंपा को। बीकानेर का प्रशासक कौन है, कुंपा। कुंपा मालदेव के पास आ जाता है जोधपुर में, जब इसे शेरशाह सूरी के आक्रमण का पता चलता है। मालदेव पूछता है, तुम वहां से क्यों आ गया, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं यही रहूंगा, शेरशाह सूरी मेरी मातृभूमि पर आक्रमण कर रहा है, मुझे मर मिटने का मौका चाहिए, ऐसी बातें करता है। और मालदेव के कहा ठीक है। उसके बाद मालदेव ने कहा कि सेना तैयार करो, कोई ऐसा स्थान देखो जो हमारी राजधानी से बाहर हो। तब कुंपा के साथ कौन था, जेता, दूसरा सेनापति कौन था, जेता। जेता कहता है कि हमारे गांव जेतारण के पास, हमारे गांव के पास जेतारण है, जेतारण ये जगह ठीक रहेगी। मालदेव ने कहा ये जगह कैसे ठीक रहेगी भाई, इतनी दूर कैसे लड़ेंगे, जोधपुर का ये जेतारण पाली कहीं। बोला यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था हम कर देंगे, रहने की व्यवस्था कर देंगे, सेना का ठहराव अच्छा हो जाएगा, अच्छा प्रशिक्षण देंगे, और राजधानी से दूर रहेंगे तो बाई चांस हार भी गए तो वापस राजधानी पर आ जाएंगे। तो मालदेव तैयार हो जाता है, बोला ठीक है चलते।
अब मालदेव और शेर शाह सूरी की जो सेना इनका आमना सामना जहां होगा उस स्थान का क्या नाम है? जैतारण पाली। जहां सेना का आमना सामना होगा उसे क्या कहते हैं? जैतारण पाली, या फिर बोल दो गिरी सुमेर का युद्ध। गिरी सुमेर का युद्ध, ठीक है। या फिर जैतारण का युद्ध बोल दो, क्योंकि जैतारण पाली में हुआ था, ठीक है। जैतारण का युद्ध होता कब है ये याद रखना, कब होता है? तो 5 जनवरी 1544 को ये युद्ध होता है। किस किस के मध्य हो रहा है? मालदेव वर्सेस सामने जो शासक आया दिल्ली का, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी के सहयोगी कौन आगे? एक तो वीरमदेव हो जाएगा, वीरमदेव, और दूसरा कौन आएगा? कल्याणमल। एक बात याद रखना भी, जो ये मुस्लिम जितने भी शासक हुए इनकी ना जो खुफिया व्यवस्था थी ना वो बहुत बढ़िया थी, यानी कि खुफिया जानकारी लेने के जो इनके खुफिया लोग थे वो बहुत ज्यादा शातिर थे। शेर शाह सूरी को जब पता चला कि मालदेव बहुत शक्तिशाली शासक, इसने अपने आसपास किसी को नहीं छोड़ा, तो शेर शाह सूरी को कहीं ना कहीं डर लगता है और ये अपने खुफिया लोगों से पता लगाता है। तो इसका पता चलता है कि शेर शाह सूरी तो बहुत शक्तिशाली है। वीरमदेव को बोलता है तुमने कहा था अभी आक्रमण कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिल्ली जोधपुर आप रख लेना, बीकानेर हमें दे देना, मेड़ता हमें दे देना, मुझे लगता है ये दिल्ली और तब ये अपना दिमाग लगाता है कौन? शेर शाह सूरी, क्योंकि ये है पीठ में खंजर खोपने में बहुत माहिर थे। तो इसका एक सैनिक था, सॉरी सेनापति था, इसका एक साथी था शेर शाह सूरी का भरोसेमंद, उसका नाम था हाजी खान नागौरी। हाजी खान नागौरी। हाजी खान नागौरी की सहायता से शेर शाह सूरी क्या करता है? जेता व कुंपा, जहां इनके कैंप लगे हुए थे, जेता व कुंपा के रूम में 10 हजार रुपए रखवा देता है और इसके सहयोग से, हाजी खान नागौरी के सहयोग से, और मालदेव का जो रूम था उसके बाहर एक पर्ची डलवा देता है। उस पर्ची पर लिखता है कि जेता व कुंपा मैंने तुम्हारे 10 हजार रुपए पहुंचा दिए हैं, तुम्हारे रूम में मिल जाएंगे और सुबह होते ही तुम वहां से चले जाना, उसके बाद मैं मालदेव को मार दूंगा और तुम जोधपुर आराम से राज करना। जब मालदेव उठता है तो उसे ये पर्ची मिलती है और मालदेव उस पर्ची पर विश्वास नहीं करता वैसे तो, लेकिन मालदेव जब जेता व कुंपा के रूम की तलाशी लेता है तब उसे वो 10 हजार रुपए मिल जाते हैं और मालदेव का विश्वास जेता व कुंपा पर से टूट जाता है। उसके बाद वहां भी थोड़ी कंडीशन ठीक थी, लेकिन जब एक तो ये पैसे वाली बात सामने आई और पीछे से वो पुरानी बातें उसकी याद आई, कौन सी? कुंपा बीकानेर से चल कर आया, तो मालदेव सोचने लग जाता अच्छा कुंपा इसलिए बीकानेर से आया था। फिर दूसरी बात, जेता ने जेतारण स्थान बताया था युद्ध के लिए, तो अच्छा जेता ने ये स्थान इसलिए बताया था, तो यानी अविश्वास के कारण, अविश्वास यानी कि अविश्वास के कारण मालदेव ये जगह छोड़कर चला जाता है अपने दुर्ग सिवाना में, जो सिवाना की शरण स्थली बोलते हैं, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण, वहां पर चला जाता है। मुगनोत ने से क्या कहता है? मुगनोत ने से कहता है कि 20,000 रुपए दिए थे, किसने? शेर शाह सूरी ने, और उसके रूम में 20,000 रुपए रखवाए थे, ये कहकर कम्बल और तलवारों खरीदने के लिए। ये बात मुगनोत ने से कहता है। एक याद रखना, इससे जो ये युद्ध था इसका चश्मदीद गवाह कौन था? चश्मदीद इतिहासकार जो था, चश्मदीद इतिहासकार, उसका नाम था अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी, ये याद रखना। चश्मदीद गवाह था, यानी क्या खुद का युद्ध का वर्णन करता है ये अब्बास खान सरवानी। अब्बास खान सरवानी
अब जेता व कुंभा को इस बात का पता चला कि मालदेव युद्ध भूमि छोड़कर चला गया है, उन्हें हम पर विश्वास ही नहीं था। उसने किसी झूठे पत्र के कारण हमें छोड़ दिया और जनता हम पर थू थू कर रही है, क्योंकि लोगों ने कुंभा व जेता व कुंभा पर ताने कसने शुरू कर दिए थे। ये थे जेता व कुंभा, अपने देश को लुटाने चल दिए थे, अपने देश के, यानी कि इन तानों से तंग आकर जेता व कुंभा। सेनापति कौन है? जेता प्लस कुंभा। दोनों के पास सेना कितनी है? कुल 12,000 सैनिक थे और शेरशाह सूरी के पास 80,000 सैनिक थे। अपने कलंक को मिटाने के लिए शेरशाह सूरी के साथ युद्ध करते हैं और दोपहर तक तो इतनी बहादुरी से लड़े थे कि शेरशाह सूरी युद्ध भूमि में उतरकर नमाज पढ़ने लग गया था, भैया अल्लाह एक बार बचा ले, दोबारा मैं यहाँ आक्रमण नहीं करूंगा। यानी कि दोपहर तक तो इतनी बहादुरी से लड़े थे ये 80,000 सैनिकों के साथ। लेकिन दोपहर बाद शेरशाह सूरी का एक सेनापति है, ये शेरशाह सूरी के मुसलमानों की एक खासियत थी, ये रिजर्व सेना रखते थे। जलाल खान जलवानी, जलाल खान जलवानी, यानी कि एक इसका सेनापति था जलाल खान जलवानी, जो सेना लेकर युद्ध भूमि में आ गया था। सेना लेकर, यानी कि ऐसी सेना जो बिल्कुल आराम से थी, मतलब थकी हुई नहीं थी, और एक सेना की टुकड़ी लेकर ये आक्रमण कर देता है। और इसी के कारण जेता व कुंभा वीर गति को प्राप्त हुई, यानी कि वो सेनापति जो सिर्फ इस बात के लिए मर गए थे कि हम पर कलंक न रहे, आने वाले पीढ़ी हमारे पोता पड़पोता को ये न सुनना पड़े कि आपके दादाजी ने गद्दारी की थी, हमारे देश के साथ गद्दारी, यानी कि अपना कलंक मिटाने के लिए ये व्यक्ति 12,000 सैनिकों के साथ शेरशाह सूरी की 80,000 की सेना के साथ भिड़ जाते हैं और दोपहर तक तो पूरी तरह काट दिया था। तभी युद्ध भूमि जब युद्ध जीतता था, जीतता तो कौन है? याद रखना, शेरशाह सूरी जीतता, ठीक है, जलाल खान जलवानी के सहयोग से। जब युद्ध जीत गया था तब अब्बास खान सरवानी अपनी बुक में लिखता है कि इसके मुंह में से, किसके मुंह में से? शेरशाह सूरी के मुंह में से निकल गया था कि आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मुट्ठी भर बाजरा यानी कि जोधपुर एक छोटा सा रियासत थी और मैं कितने बड़े हिंदुस्तान का मालिक था, अगर आज मैं इस युद्ध में मारा जाता तो मेरे हिंदुस्तान की बादशाह छुट जाती। ये बात कहाँ लिखता है? अब्बास खान सरवानी कहता है, आंखों देखा वर्णन करता है, इसकी एक बुक है, उस बुक के अंदर। उसके बाद अब्बास खान सरवानी ही बताता है कि शेरशाह सूरी ने कहा था कि अगर जेता व कुंभा जैसे सेनापति मेरे पास होते तो मैं हिंदुस्तान पर एक छत्र राज करता, यानी कि हिंदुस्तान पर मेरा ही राज होता पूरे इलाके। ये बात कौन कहता है? शेरशाह सूरी कहता है, ये याद रखना। यानी कि अब जोधपुर पर अधिकार किसका हो गया था? शेरशाह सूरी का। जोधपुर पर अधिकार किसका हो गया? शेरशाह सूरी का। और जोधपुर का जो प्रशासक है, शेरशाह सूरी जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त करता है? तो याद रखना, ख्वासा खान को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त करता कौन? शेरशाह सूरी। और कुछ समय बाद, यानी कि कालिंजर अभियान में, कौन से अभियान में? कालिंजर अभियान में। कालिंजर कहाँ पर था? उड़ीसा में, ठीक है। कालिंजर अभियान में कुछ तो कहते हैं कि तोप चला रहा था, तब तोप फट गई, कुछ कहते हैं कि तोप का गोला दीवार कर ढककर वापस शेरशाह सूरी पर आ गिरा था। लेकिन जैसे भी शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ होगी थी? तो कालिंजर अभियान पर शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मालदेव स्वर्ण से वापस आता है, ख्वासा खान को यहाँ से पराजित करके भगा देता है और जोधपुर पर अपना अधिकार कर लेता है। ये तो हो गया, यानी कि गिरी से सुमेर युद्ध तक का इतिहास मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आगे की जो रूठी रानी की कहानी है या मालदेव ने कुछ किलों को निर्माण करवाए, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो धन्यवाद।